स्टूडेंट, मैं डॉक्टर जीपी रात्रे, एचओडी सोशोलॉजी क्लासेस में मैं आप सभी का स्वागत करता हूं। आज मैं जो वीडियो लेक्चर लेकर के आया हूं वह एमए फोर्थ सेम पेपर 18th यूनिट 3 और जिसका टॉपिक है इंडस्ट्रियलाइजेशन एंड माइग्रेशन, जिसे हम हिंदी में औद्योगिकरण एवं पलायन या प्रवास के नाम से जानते हैं। वैसे समाजशास्त्र के सभी विद्यार्थी इस बात से भली भांति अवगत ही होंगे कि आज जो टॉपिक हम लेकर के आपके सामने आए हैं वह न केवल विश्व की अपितु भारत की लगभग आधी आबादी में ग्रसित जो गरीबी है और उसकी विवशता से जुड़ी हुई कहानी कहती है। और समाजशास्त्र में हम सभी जानते हैं कि हम समाज के इर्द गिर्द जितनी भी जुड़ी हुई घटनाओं का हम काफ़ी गहराई के साथ इसकी विवेचना करने का हम प्रयास करते हैं। और तो आइए आज हम इस संपूर्ण विश्व की मानव समुदाय को उद्वेलित करने वाली जो हमारी मानव जीवन की जुड़ी हुई घटनाएं हैं उनके बारे में गहराई से जानने का प्रयास करते हैं। एक तो है औद्योगिकरण और दूसरा है पलायन या प्रवासिता जिसे हम कहते हैं। ये दोनों ही घटनाएं दरअसल एक दूसरे से जुड़ी हुई हैं, क्योंकि दोनों एक दूसरों की आवश्यकताओं पर केंद्रित है। जहां तक यदि हम औद्योगिकरण की बात करें तो औद्योगिकरण का स्पष्ट संबंध विभिन्न प्रकार के उद्योग या कारखानों की स्थापना से है। और यदि हम उद्योग या कारखाने की जब बात करें तो जब किसी भी प्राकृतिक वस्तुओं को हम भौतिक आकार देकर जब उन्हें किसी मूल्यवान या बिक्री योग्य बनाया जाता है तो इसे ही हम उद्योग की संज्ञा देते हैं। उदाहरण के तौर पर जैसे कि हमारे छत्तीसगढ़ में भिलाई संयंत्र, इसमें हम क्या करते हैं कि जो लौह अयस्क अर्थात बॉक्साइट जो पत्थर होता है उसको हम लौह उत्पाद के रूप में कन्वर्ट कर देते हैं मशीन की सहायता से। तो ये एक इसका उद्योग का एक उदाहरण है। इसी प्रकार से जब व्यापक पैमाने पर औद्योगिकरण की प्रक्रिया में हम वस्तुओं का उत्पादन करते हैं और जिसमें कि औद्योगिकरण की इस प्रक्रिया के में निर्जीव वस्तुओं का जैसे कोयला, बिजली, पानी, इनके द्वारा ही मशीनों का संचालन किया जाता है और व्यापक पैमाने पर जब उसका उत्पादन होता है तभी औद्योगिकरण को बढ़ावा मिलती है। और इसी औद्योगिकरण और नगरीकरण की प्रक्रिया के साथ ही ये पलायन की या माइग्रेशन की प्रक्रिया भी जुड़ी हुई है। यदि हमें खासतौर पर समाजशास्त्र के विद्यार्थियों को, क्योंकि ये हमारे विश्वविद्यालय के सिलेबस में भी है, तो हमारे लिए यह जानना जरूरी है कि इस औद्योगिकरण और पलायन के बीच पारस्परिक क्या संबंध है। इनका हम गहराई से विवेचना करें तो हम पाते हैं कि दोनों ही
प्रक्रिया, औद्योगिकरण और पलायन की प्रक्रिया एक दूसरे पर आश्रित हैं। एक तरफ जहां यदि हम देखें उद्योग का संचालन को लें, तो उद्योग के संचालन में मानव श्रम एक अहम कड़ी होता है, और इस मानव श्रम में चाहे कुशल श्रमिक हो या अकुशल श्रमिक हो, दोनों की उद्योग के संचालन में उद्योग जगत को आवश्यकता होती है। तो वहीं दूसरी तरफ यह भी है कि ग्रामीण आबादी जो कि अपने आजीविका का एक नया स्रोत के तौर पर वह औद्योगिकरण और नगरीकरण को ढूंढता हुआ स्थापित पाया है, क्योंकि उन्हें अपनी मूलभूत आवश्यकताओं की पूर्ति अपने स्थानीय निवास पर नहीं हो पाती, और इसीलिए वे विवश होकर औद्योगिक परिवेश में आते हैं और औद्योगिक क्षेत्र पर उनकी निर्भरता बढ़ जाती है। तो इस तरह से हम देखते हैं कि जहां उद्योग को श्रमिकों की आवश्यकता पड़ती है संचालन में, तो श्रमिकों को भी अपनी आजीविका की पूर्ति के लिए उद्योग पर निर्भर रहना पड़ता है। इसलिए हम ये कह सकते हैं कि दोनों ही औद्योगिकरण और पलायन दोनों स्थिति एक दूसरे पर निर्भर हैं, और इसी कारण से हम इसे कह सकते हैं कि ये संपूर्ण विश्व की एक न केवल वर्तमान दौर की, अपितु जब से औद्योगिकरण और नगरीकरण की स्थिति संपूर्ण विश्व में अपनाई गई है प्रक्रिया, तब से ही यह हमारे समाज की एक रियलिटी बन गई है। तो इसकी औद्योगिकरण के बारे में थोड़ा सा और क्रमिक तौर पर विवेचना करें तो पाएंगे कि औद्योगिकरण का संबंध मुख्य तौर पर औद्योगिक क्रांति के साथ तर्कपूर्ण और व्यवसायिक नजरिए से जुड़ा हुआ है। औद्योगिक क्रांति के साथ इसका स्पष्ट संबंध है। औद्योगिकरण हम किसे कहते हैं? मुख्य तौर पर यदि हम इसकी अवधारणाओं पर जाएं तो यह तकनीकी विकास की एक प्रक्रिया है औद्योगिकरण, जिसकी सहायता से हम नए नए उद्योग धंधों की स्थापना करते हैं। इसका उद्देश्य अधिक से अधिक औद्योगिकरण का कि जितने भी प्राकृतिक संसाधन हैं उनका योजनाबद्ध तरीके से दोहन करना और नए नए उद्योगों में स्थापित करना। यदि हम इसकी और हिस्ट्री में जाएं औद्योगिक क्रांति की, तो यह शब्द दरअसल 19वीं सेंचुरी में के प्रारंभ में औद्योगिक क्रांति शब्द का सर्वप्रथम प्रयुक्त हुआ था, और जिसका संदर्भ खासतौर पर मैं एमए समाजशास्त्र के विद्यार्थियों के लिए यह अवगत कराना चाहता हूं कि यह औद्योगिक क्रांति या औद्योगिकरण और पलायन की जो घटनाएं हैं, यह विश्व की दो महान घटनाओं के फलस्वरूप उत्पन्न परिस्थितियों का तुलनात्मक अध्ययन करने के लिए हुआ है। और वो दो महत्वपूर्ण घटनाएं हैं। उनमें से एक है, जैसे कि एक तरफ हम देखें तो फ्रांस की क्रांति है, क्रांतिकारी लड़ाई हुई जो 1789 से 1815 के बीच, और जिसका एक बहुत बड़ा परिणाम आया परिवर्तन का। वहीं दूसरी तरफ देखें तो ब्रिटेन में 1760 से जब औद्योगिक क्रांति के द्वारा व्यापक पैमाने में भौतिक वस्तुओं का उत्पादन होने लग गया, तो ये न केवल ब्रिटेन में अपितु संपूर्ण यूरोप के देशों में इसका प्रभाव पड़ा और नई तकनीक का निर्माण कर संपूर्ण यूरोप के देशों में उत्पादन क्षमता में वृद्धि हुई। और इसका
इन दोनों ही घटनाओं ने एक तरफ तो हम कह सकते हैं कि औद्योगिक क्रांति की घटना, और दूसरी तरफ फ्रांस की क्रांतिकारी लड़ाई की घटना, इन दोनों घटनाओं ने मानव समाज को उद्वेलित किया है, एक बहुत बड़ी प्रेरणा दी है, और इसका संपूर्ण देशों ने अपना लाभ भी उठाया, उससे प्रेरित होकर के अपने आप को जागृत करने में, विकसित करने में, आजादी और स्वतंत्रता की अस्तित्व की लड़ाई हासिल करने में बहुत बड़ा संपूर्ण विश्व का मानव समाज इससे प्रेरित हुआ। यदि हम इस घटना को एंजिल्स तथा मार्क्स के शब्दों में व्यक्त करें तो औद्योगिक क्रांति के दौरान मानव समाज ने एक नई दुनिया तथा नए माहौल में प्रवेश किया। एक और महत्वपूर्ण बातें हैं औद्योगिक क्रांति की जो शुरुआत होती है वह है सर्वप्रथम 1785 में, जब सबसे पहले सूती कपड़ा मिलों को चलाने के लिए जब शारीरिक शक्ति के स्थान पर वाष्प शक्ति का प्रयोग किया गया, सूती कपड़ा मिलों को चलाने के लिए 1785 में, तब से ही वास्तव में औद्योगिक क्रांति का एक बहुत बड़ा परिवर्तनकारी युग सामने आया माना जाता है। तो हम कह सकते हैं कि औद्योगिकरण को मात्र हम एक उद्योग धंधों की स्थापना या कारखाने की स्थापना तक सीमित नहीं है। यदि हम इसको व्यापक अर्थों में देखें तो इसके द्वारा किसी भी देश की संपूर्ण आर्थिक ढांचा में परिवर्तन लाकर लोगों को जीवन स्तर को ऊंचा उठाना इसका प्रमुख उद्देश्य बन गया। यदि हम कुछ विद्वानों को कोट करें, जैसे कि गुन्नार मिल्डल, उन्होंने सीधा सीधा औद्योगिकरण का संबंध उत्पादकता से जोड़ा है और दोनों ही एक दूसरे से को प्रभावित करते हैं। फेयरचाइल्ड ने भी औद्योगिकरण को तकनीकी विकास की एक प्रक्रिया माना है। हमें केवल इतने तक हमारे लिए जरूरी नहीं है, एक समाजशास्त्र के विद्यार्थियों के लिए सबसे महत्वपूर्ण पहलू होता है वह है उसका समाजशास्त्री परिप्रेक्ष्य। समाजशास्त्री परिप्रेक्ष्य इस दृष्टिकोण से मैं इस संदर्भ में एम.एन. कर्ण के द्वारा उद्बोधित शब्दों को मैं व्यक्त करना चाहूंगा। उन्होंने कोट किया है कि औद्योगिकरण वस्तुतः उद्योगों के संरचनात्मक बदलाव के फलस्वरूप हमारे समाज में होने वाले आर्थिक और सामाजिक परिवर्तनों के लिए ही उसकी परिवर्तन की प्रक्रिया को व्यक्त करने के लिए किया जाता है। तो एक समाजशास्त्र के विद्यार्थियों के लिए ये दृष्टिकोण ज़्यादा जरूरी है कि हम आर्थिक और सामाजिक परिवर्तन की प्रक्रिया को हम इस औद्योगिकरण और पलायन की प्रक्रिया से हम किस नज़रिए से देखते हैं, हमारे लिए वो दृष्टिकोण से जानना ज़्यादा जरूरी है। और यही परिप्रेक्ष्य से, समाजशास्त्री परिप्रेक्ष्य से ही हमें विवेचना करने की खास तौर पर आधुनिक संदर्भ में अधिक आवश्यकता पड़ती है, क्योंकि हम देखते हैं कि आज भी प्राचीन कई दशकों से लेकर के वर्तमान काल में भी लोगों का जो जीवन स्तर है वह ज़्यादा बदलाव नहीं आया है। आज भी वे अपने जीवन स्तर को ऊंचा उठाने के लिए, मैंने पूर्व में भी
उल्लेखित किया है कि लगभग आधी आबादी अपने जीवन स्तर को ऊंचा उठाने के इस जद्दोजहद में आज सड़कों पर आपको दिखाई पड़ सकते हैं। आप स्वयं इसकी कल्पना करें। औद्योगिकरण के मुख्य तौर पर यदि हम पाते हैं तो दो प्रमुख एस्पेक्ट या पक्ष होते हैं। एक तो है उत्पादन की नवीन प्रणालियां को बल दी जाती है इसके द्वारा, और दूसरा है व्यापक पैमाने पर उत्पादन को। ये दोनों ही महत्वपूर्ण एस्पेक्ट हैं औद्योगिकरण के। ये हमेशा ही नवीन प्रणालियों को प्रश्रय दी जाती है, प्रोत्साहन दी जाती है, क्योंकि हम पाते हैं कि प्राचीन काल में हम देखें तो लघु और कुटीर उद्योगों पर आधारित हमारा जो उत्पादन था वह सीमित मात्रा में होता था, और जिससे कि लोगों की जो आवश्यकताएं हैं वह पूरा होने में समस्याएं आती थी, और इसीलिए ये हमें व्यापक पैमाने पर उत्पादन की आवश्यकता महसूस हुई, और उसके लिए हमें नवीन प्रणालियां उत्पादन की हमें अडॉप्ट करने पड़े। दूसरा एस्पेक्ट है व्यापक पैमाने पर उत्पादन। जो उत्पादन होता था वह सीमित मात्रा में, लोगों की जो रिक्वायरमेंट है उसको पूरा करने के लिए वह सक्षम नहीं था, और इसीलिए औद्योगिकरण के माध्यम से जो खनिज पदार्थ है उनको हम अधिकाधिक दोहन करके और शक्तियों का मशीनीकरण के माध्यम से हम उसका उत्पादन क्षमता में वृद्धि करने का प्रयास करते हैं। तो ये इसके दो प्रमुख कारण होते हैं, एस्पेक्ट होते हैं। आइए इसके कारणों पर चर्चा करें औद्योगिकरण की। तो हम पाते हैं कि औद्योगिकरण की प्रक्रिया के लिए कोई एक दो कारक नहीं अपितु अनेक कारक इसके लिए जिम्मेदार हैं। कुछ प्रमुख कारकों को हम इसमें विभाजित करके हम देख सकते हैं कि क्यों हमें औद्योगिकरण की प्रक्रिया को एडॉप्ट करने की आवश्यकता महसूस हुई। तो उनमें सबसे पहला कारक आता है, वह है मानव सभ्यता का विकास। हम पाते हैं कि प्राचीन काल से जब से मानव जीवन ने अपने आप को सभ्यता के स्तर तक आगे ले गया है, इसका आशय खास तौर पर सभ्यता का आशय भौतिकवादी हमारी जो संस्कृति है, भौतिकवादी जो सभ्यता, भौतिक वस्तुएं हैं, उन्हीं के लिए ही ये सभ्यता शब्द का इस्तेमाल किया जाता है, और इसमें बहुत बड़ा सामाजिक परिवर्तन समाज को देखने को मिलते हैं। तो आज सभ्यता के विकास के साथ साथ लोगों में चेतना विकसित हुई, समाज के अनेक संस्थाएं विकसित हुई, और उसमें उद्योग भी को भी देखें तो हमारी समाज का ही एक संस्था है उद्योग जगत भी, जो हमारे मानव जीवन को प्रभावित करती है। इस दृष्टिकोण से सभ्यता का विकास औद्योगिकरण का एक महत्वपूर्ण कारण रहा। खनिज पदार्थों का उत्पादन हमारे औद्योगिकरण की प्रक्रिया में यदि हम देखें तो सबसे अहम योगदान खनिज पदार्थों का है। यदि ये खनिज पदार्थ जैसे कि कोयला या बॉक्साइट या अन्य जितने भी खनिज पदार्थ हैं, सोने का है, हीरे का है या पेट्रोलियम पदार्थ हैं, ये चीज खनिज पदार्थ आज हमारे दुनिया के समक्ष उपस्थित नहीं होता तो किसी न किसी रूप में हम व्यापक पैमाने पर उत्पादन करने में सक्षम नहीं होते। तो औद्योगिकरण की प्रक्रिया को आगे बढ़ाने में ये खनिज पदार्थों का अहम भूमिका है। तीसरा है वाष्प शक्ति का आविष्कार। ये भी औद्योगिकरण की प्रक्रिया को आगे बढ़ाती है। हमने पूर्व में भी कोड किया है कि 1785 में सबसे पहले वाष्प शक्ति का प्रयोग कर सूती कपड़ा मिल को चलाने में सबसे पहले
वाष्प शक्ति का प्रयोग किया गया था और इसके कारण ही उत्पादन क्षमता में वृद्धि हुई और ये तब से संपूर्ण दुनिया में धीरे धीरे इसका प्रयोग होने लग गया। नेक्स्ट है अन्य शक्तियों का आविष्कार। वाष्प शक्ति के अलावा भी आज बढ़ती हुई जो डिमांड है, लोगों की आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए हमारा परंपरागत स्रोत ही पर्याप्त नहीं होता। इसलिए समय के परिवर्तन के साथ साथ मानव ने बिजली, डीजल, पेट्रोल, अणु शक्ति का भी प्रयोग कर औद्योगिकरण को बढ़ावा दिया है। तो ये जो आज की अन्य जो शक्तियां हैं औद्योगिकरण को प्रेरित करती हैं, जो सबसे ज़्यादा आज पूरी दुनिया अणु और शक्ति और परमाणु शक्ति की ओर जितना अट्रैक्ट हो रही है, उसके पीछे कारण यही है। नेक्स्ट है मशीनों का आविष्कार। औद्योगिकरण की प्रक्रिया के साथ साथ नए नए प्रकार के मशीनों में उत्पत्ति होती गई, आविष्कार होता गया और इस कारण से एक क्रांतिकारी बदलाव आया। नए युग का जो सूत्रपात हुआ है, जिसे कि हम औद्योगिक युग के नाम से जानते हैं, वह औद्योगिक युग उसके नई नई मशीनों की ही देन है। यदि वो नई मशीन नहीं रहता तो हम औद्योगिकरण या क्रांतिकारी युग में हम अपने आप को स्थापित नहीं कर पाते। और है उत्पादन विधियों का आविष्कार। समय के साथ साथ हमारी उत्पादन की विधियां भी चेंज होती गई है। हम पहले की तुलना में हमारे उत्पादन का जो विधि था लघु और कुटीर उद्योग पर केंद्रित था। धीरे धीरे हमने नवीन मशीनों का इस्तेमाल करके अपना नई नई तकनीक का विस्तार होने लग गया और आज भी उत्पादन की इस नई तकनीक को निरंतर जोर दिया जा रहा है और इसी कारण से आज संपूर्ण दुनिया में औद्योगिकरण की प्रक्रिया को बढ़ावा मिला। तो इस तरह से हम देखते हैं कि औद्योगिकरण की इस प्रक्रिया को आगे बढ़ाने में ये सभी महत्वपूर्ण कारकों का अहम भूमिका रही है। आइए अब हम आपको औद्योगिकरण की प्रक्रिया से ही जुड़ी हुई दूसरा महत्वपूर्ण पक्ष है पलायन या माइग्रेशन। इस पर हम आपको गहराई से स्पष्ट करने का प्रयास करते हैं। वस्तुतः पलायन किसके या कौन करता है, तो वह है श्रमिक। और उस श्रमिक का सीधा संबंध गांव से है। गांव की जो श्रमिक की हकीकत है कि उसके समक्ष दरअसल पलायन की व्यवस्था है। पलायन दरअसल श्रमिकों की इच्छा पर निर्भर नहीं है। वह जानबूझकर वह औद्योगिक परिवेश में या नगरीय परिवेश में अपने आप को नहीं झोंकता, बल्कि उसकी जिंदगी की एक हकीकत है, उनकी व्यवस्था, और वही उन्हें औद्योगिक क्षेत्रों में या नगरीय क्षेत्रों में आजीविका की तलाश में उन्हें ले जाने के लिए मजबूर करती है। ये पलायन मुख्य तौर पर आप पाएंगे कि उनके श्रमिकों की आर्थिक, सामाजिक और सांस्कृतिक कारकों द्वारा वे नियंत्रित होते हैं। भारतीय
श्रमिकों का एक जहां तक देखें तो उनका मुख्य लक्षण पलायन या माइग्रेशन ही है। श्रमिकों में जब हम पलायन को हम समझने का जब प्रयास करते हैं तो उसका वास्तव में औद्योगिक श्रमिक हैं, वे उस स्थान के नहीं होते जहां पर वे काम करते हैं। अक्सर यदि हम पश्चिमी देशों की बात करें तो पश्चिमी देशों में फैक्ट्री जो श्रमिक होते हैं वे स्थानीय होते हैं, लेकिन भारत में जो फैक्ट्री में ये काम करने वाले श्रमिक वे स्थायी नहीं होते। भारत का जो अधिकांश श्रमिक है वे जिनका संबंध गांव से होते हैं और वे उनकी जो प्रकृति है अस्थायी होती है, और इसीलिए अधिकांश जो औद्योगिक अकुशल श्रमिक अपने गांव से भी संबंध बनाए रखते हैं और अपनी आजीविका स्थल अर्थात औद्योगिक परिवेश से भी अपना जुड़ाव बनाए रखते हैं। हालांकि कुछ वर्षों में यह पाया गया है कि औद्योगिक श्रमिक भी शहरों में या औद्योगिक क्षेत्रों में अपना स्थायी निवास रहने की प्रवृत्ति उनमें विकसित हुई है। इनकी प्रकृति पर गौर करें, प्रवासी श्रमिकों की जो प्रकृति पर देखें तो इनका सीधा सीधा संबंध गांव से है। वे इनकी प्रकृति में भी स्थायी होती है, अस्थायीपन होता है, स्थायी न होकर के अस्थायीपन लिया हुआ होता है। इतना ही नहीं, उनमें पाएंगे कि वे परिवार की आय में वृद्धि करना उनका उद्देश्य होता है। अक्सर शहरों में आप जाते हैं तो संयुक्त परिवार है, उनका सीमित आय है, आवश्यकता पूरा नहीं कर पाते। इसी कारण से वे अपनी परिवार की आय में वृद्धि करना उनका उद्देश्य होता है। कुछ श्रमिकों में यह पाया गया है कि वे महाजन का कर्ज चुकाना भी उनका मकसद होता है, इसलिए भी वे शहर की ओर माइग्रेट होने के लिए विवश हो जाते हैं। अधिकतर भारतीय श्रमिकों में यह पाई जाती है कि उनके स्थानीय भाषाई, गांव, जाति तथा निकट संबंधों का लगाव उन्हें आपस में एक दूसरे से जोड़ती है, एक दूसरे को एकत्रित करती है एक जगह काम करने के लिए। ये अक्सर भारतीय प्रवासी श्रमिकों की एक प्रकृति होती है, जबकि पश्चिमी देशों में इस प्रकार की लक्षण नहीं पाए जाते। अधिकांशतः यदि हम प्रवासी श्रमिकों की प्रकृति को देखें तो जिन ग्रामीण हमारा जो पर्यावरण से वो ज़्यादा प्रभावित है, क्योंकि ग्रामीण पर्यावरण है वह उनके जीवन स्तर में बदलाव लाने या उनकी आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए वह अनुकूल नहीं बैठता। इसीलिए वे शहरी की ओर या औद्योगिक क्षेत्रों को जाने की ओर विवश हो जाते हैं। श्रम अनुसंधान समिति का भी यह मानना है कि अधिकांश श्रमिक के पास गांव में खेती योग्य जमीन नहीं है, खेतों में उनका पूंजी नहीं है, और कई लोग तो इसलिए भी गांव की ओर पुनः वापस लौट आते हैं कि कम से कम रात दिन वे अपने काम से थकावट आती है तो चलो इसी थोड़ा गांव में जाकर के आराम करेंगे और उनके स्वास्थ्य में अपना सुधार लाने की कोशिश करते हैं। इसी तरह से राष्ट्रीय श्रम आयोग 1969
का एक निष्कर्ष है कि व्यक्ति आखिर में क्यों शहर की ओर जाता है। तो उन्होंने पाया कि नौकरी की खोज में, जो कि गांव में बेरोजगारी की समस्या है, इसलिए वे शहर प्रवास की ओर निकल पड़ते हैं। उनमें गांव वापस आने की लालसा भी है, क्योंकि वे अपने मूल स्थान का त्याग करना वो नहीं चाहते। यद्यपि गांव में उनका जोत योग्य भूमि की कमी है, फिर भी कुछ युवा वर्गों में यह भी पाया गया कि वे शहरी जीवन की ओर आकर्षित होकर वे वहीं स्थायी तौर पर औद्योगिक परिवेश में बसने की भी कुछ प्रवृत्ति देखी गई। तो इसके पलायन या प्रवास के प्रमुख कारणों पर यदि हम जोर देखें तो इस पर बहुत सारे वैज्ञानिकों ने हमारे स्टडी किए हैं, एम्पिरिकल स्टडी। इनमें मुखर्जी का 1971 का 1971 का स्टडी है, मिश्रा का 1980 का स्टडी है, शमसुद्दीन 1981 का स्टडी है। और इन सभी के एम्पिरिकल स्टडी में जो निष्कर्ष आया, फाइंडिंग आया, उसके आधार पर यह कुछ प्रमुख कारण गिनाए हैं। उन प्रमुख कारणों में यदि हम देखें तो सबसे पहला कारण आता है, वह है कुटीर उद्योगों का पतन। कि माइग्रेट होने के, प्रवासी होने के पीछे सबसे पहला कारण है कुटीर उद्योगों का पतन। गांव में यदि हम देखें तो जनाधिक्य की समस्या है, भूमि पर दबाव है और बिगड़ती आर्थिक स्थिति है। ऐसी हालात में जो कुटीर, लघु और कुटीर उद्योग थे प्राचीन समय के, वे लगभग औद्योगिकरण के आने से वे कुटीर उद्योग समाप्त हो गए। उनके स्थान पर बड़े पैमाने पर उत्पादन होने लग गया तो कुटीर उद्योग अपने आप समाप्त हो गया। और इसी कारण से आज उनके पास रोजगार की समस्या रही और इसीलिए वे नगर के जाने को विवश हो गए। दूसरा है संयुक्त परिवार प्रथा। हमारे ग्रामीण भारत में आज भी संयुक्त परिवार प्रथा को प्राथमिकता दी जाती है, जिसमें कि एक संयुक्त परिवार, एक परिवार से कम एक से अधिक 2 या 3 पीढ़ी के सदस्य संयुक्त परिवार में सामूहिक तौर पर निवास करते हैं, एक ही रसोई से बना भोजन करते हैं और सामूहिक संपत्ति के स्वामी होते हैं। लेकिन समय और परिस्थितियां आने के कारण से वह संयुक्त परिवार अपनी जनाधिक्य की आवश्यकताओं को पूरा करने में वह सक्षम नहीं हो पाता। कई बार आंतरिक कलह की स्थिति आ जाती है, इसीलिए वो अपनी परिवार की आर्थिक आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए उनके कुछ सदस्य माइग्रेट होकर के नगर की ओर चले जाते हैं। तो यह भी एक कारण बनता है। तीसरा, ऋणग्रस्तता की समस्या सबसे बड़ी समस्या है गांव में। आज भी यदि हम देखें तो श्रमिकों में के समक्ष सबसे बड़ा संकट है रोजगार का न होना, और उनका जीवन स्तर यदि रोजगार नहीं मिलेगी तो अपनी रिक्वायरमेंट की पूर्ति नहीं कर पाएंगे और न्यूनतम आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए भी व्यक्ति को या मजदूरों को उन्हें ऋण लेना पड़ता है। तो ये उसकी डिमांड, ऋण की को चुकाने के लिए उनको पैसे की आवश्यकता पड़ेगी, जो गांव में उनको मिलना असंभव है। इसीलिए वे नगर की ओर माइग्रेट होकर के जाते हैं औद्योगिक परिवेश में, और इसी कारण से यह भी एक कारण बन जाता है। फिर नेक्स्ट है कृषि का मशीनीकरण। पलायन के एक प्रमुख कारण है कि आज के इस वर्तमान दौर में कृषि कार्य भी मशीनों के सहायता से होने लग गए हैं। जैसे कि
ट्रैक्टर से जुताई करना, मशीन के सहायता से कटाई करना, मिजाई करना, ये सारे काम आज काफ़ी हद तक मशीन की सहायता से होने लग गए। परिणाम क्या आई कि श्रमिकों के समक्ष बेरोजगारी की समस्या सामने आ गई और इसीलिए वे नगर की ओर जाने को विवश हो गए। नेक्स्ट है संचार तथा यातायात साधनों का विकास। यह भी श्रमिकों को शहर की ओर प्रोत्साहित करती है। आवागमन के साधन हो या संचार के साधन, यातायात का विकास हो या संचार के साधन हो, ये सब बातें जब आज व्यक्ति देखता है, समझता है, तो वह भी अपने आप को रोक नहीं पाता और शहरों की ओर जाने को वह प्रोत्साहित हो जाता है। नेक्स्ट है उच्च पारिश्रमिक का प्रलोभन। अक्सर गांव में उन्हें जो छोटे मोटे रोजगार प्राप्त होते हैं, उनकी पारिश्रमिक दर बहुत ही सीमित होती है। जो यदि हम तुलनात्मक दृष्टिकोण से नगरों से कंपेयर करें तो उनकी तुलना में लगभग आधी पारिश्रमिक उन्हें गांव में नहीं मिल पाती। तो ऐसी स्थिति में अपनी आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए वह जहां पर उच्च पारिश्रमिक मिलेगी उसी ओर वो आकर्षित हो जाते हैं, प्रलोभित हो जाते हैं। तो यह उच्च पारिश्रमिक का प्रलोभन भी शहरों की ओर पलायन के लिए एक प्रमुख कारण बन जाता है। नेक्स्ट है ग्रामीण सामाजिक संरचना। गांव में व्यक्तियों का जो सामाजिक संरचना है आज भी दरअसल उनकी जाति पर आधारित होती है और जाति का जो परंपरागत स्वरूप है व्यवसाय का पर केंद्रित होना। आज भी वे अपने जातिगत जो परंपरागत व्यवसाय को ही लोगों को प्रेरित करती है गांव में, और वही व्यवसाय जाति के जो परंपरागत व्यवसाय पर ही टिके रहकर वह वर्तमान परिवेश में अपनी बढ़ती हुई डिमांड को वह पूरा नहीं कर सकता। जनअधिक की जो डिमांड है उसको पूरा नहीं कर सकता और ऐसी स्थिति के लिए वह जब शहरों में जाता है तो वह अपनी रुचि के अनुसार व्यवसाय का चयन कर लेता है। वहां पर कोई जाति पर आधारित व्यवसाय नहीं है, बल्कि अपनी इच्छा और रुचि के अनुरूप कोई भी वह कार्य कर लेता है। और विशेष तौर पर औद्योगिक परिवेश में जब वह काम करता है तो वहां पर सभी श्रमिकों में समानता की भावना होती है। कोई जातिगत एक दूसरे से असमानता या भेदभाव की भावना नहीं होती। यह भी दृष्टिकोण श्रमिकों को प्रेरित करती है। नेक्स्ट है आंतरिक संघर्ष। श्रमिकों में पाए जाने वाला कई बार पारिवारिक और सामाजिक आंतरिक संघर्ष भी उन्हें शहरों की ओर प्रेरित करती है। श्रमिकों में कई बार अज्ञानता की स्थिति भी पाई जाती है। अक्सर श्रमिक हैं वे शहरों में लुभावने वातावरण के लिए वे प्रेरित हो जाते हैं बहुत शीघ्र, किसी न किसी लालच में या अज्ञानतावश यह भी उन्हें प्रेरित करती है। और एक है श्रमिकों की आर्थिक दशा, जो कि सबसे बड़ा मुख्य कारण साबित होता है। श्रमिक यदि उनकी आर्थिक दशा सक्षम होती तो वे शहरों की ओर पलायन करने के लिए, अपने मूल निवास स्थान से बाहर जाने के लिए वे विवश नहीं होते। यही इसके पलायन या माइग्रेशन के मुख्य कारण होते हैं। तो इसके आइए अब हम निष्कर्ष की ओर जाते हैं। तो लगभग आज भी यदि करंट दृष्टिकोणों से यदि आप पाएंगे, भारत सरकार के द्वारा संचार माध्यमों से प्रकाशित आंकड़ों में भी यह तथ्य सामने आया है कि लगभग 8 करोड़ माइग्रेट लेबर भारत के विभिन्न राज्यों की सड़कों पर ट्रांसपोर्ट करते हुए, चाहे वह रेल हो, सड़क हो या पैदल हो, जिस भी हालात में है,
आज वह सफ़र करते हुए दिखाई पड़ रहे हैं। यह तो पंजीकृत लगभग डेटा है। इसके अतिरिक्त न जाने कितने भी अनगिनत श्रमिक भारतीय सड़कों पर आज दिखाई पड़ रहे हैं। यह अपनी गरीबी एवं भूख की दुर्दशा की कहानी वे स्वयं लिख रहे हैं। इस संदर्भ में मुझे और विवेचना करने की गहराई से आवश्यकता नहीं है, आप स्वयं इसे समझ सकते हैं कि क्या स्थिति है। हमारे भारत सरकार का केंद्रीय श्रम आयोग का एक फाइंडिंग है ये श्रमिकों पर। उनका मानना है कि माइग्रेशन या प्रवासिता की मूल प्रेरणा केवल एक ओर अर्थात गांव की ओर से होती है। प्रवासिता के पीछे मूल कारण केवल एक ओर से अर्थात गांव की ओर से होती है। वे नगरीय जीवन के प्रलोभन या किसी आकांक्षा से नहीं जाते, बल्कि गांव में वे पर्याप्त भोजन वस्त्र मिलने पर वे उद्योग में काम करना बहुत ही कम लोग पसंद करते हैं। तो नगरों में श्रमिकों की आकर्षित नगर की ओर श्रमिक है वे आकर्षित होकर के नहीं जाते, बल्कि विवश होकर के आते हैं। यही केंद्रीय श्रम आयोग का भी अपने आप में निष्कर्ष है। तो ये आज हमने आज के अपने लेक्चर में एक ज्वलंत मुद्दे जो समकालीन परिस्थितियों को रेखांकित करती है, औद्योगिकरण और पलायन जैसे मुद्दों पर आज हमने विवेचना किया और आप सभी ने ध्यान से सुना। मैं आप सभी विद्यार्थियों की सुविधा को ध्यान में रखते हुए इसका नोट्स भी आपको इस वीडियो के साथ उपलब्ध करा रहा हूँ। उम्मीद है आपको अच्छा लगा होगा। आप सभी को थैंक्स।